जिससे वो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पढ़ रहे थे, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा चैप्टर 6 ये है, बालक के कथनों को अभिलिखित करना। चैप्टर 5 में मामलों की रिपोर्ट करना है। चैप्टर 6 आपका चैप्टर 6 4 सेक्शन में डिवाइड है, 24, 25, 26, 27। 24 में आपका बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन, और 26 में अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध और बालक की चिकित्सीय परीक्षा। ये 4 सेक्शन है चैप्टर 6 में। तो चलिए इसकी फुल डिटेल में इसको देखते हैं क्या ये सेक्शन कह रहा है। उसके पहले चैप्टर 5 तक की वीडियोस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 6 है, बालक के कथनों को अभिलिखित किया जाना। अब इसके प्रावधानों को देखते हैं। देखिए, धारा 24 की बात करें तो बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना, ये 24 में भी बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना है, 25 में भी बालक के कथनों का अभिलेखन है। बस डिफरेंस ये है कि ये मजिस्ट्रेट के द्वारा है और ये पुलिस अधिकारी के द्वारा है। यहाँ पे ये पीओ के द्वारा है। तो अब इसका देखते हैं। बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहाँ वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या नोटिस करना है, या तो बालक के निवास पर होगा या ऐसे स्थान पर जहाँ वह साधारणतया निवास करता हो या उसकी पसंद का कोई स्थान हो। और ये करेगा कौन? उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई अधिकारी होगा, और जो कि सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और अभिलिखित किए जाते समय वह अपनी यूनिफॉर्म में नहीं होगा, जिससे बच्चे पर कोई मेंटल इफेक्ट पड़े। इस चीज को क्योर किया गया है। और तीसरी बात करें तो अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त की किसी भी प्रकार से संपर्क में ना आए। मतलब बालक को ऐसा सिक्योर किया गया है कि वह एक्यूज्ड के कांटेक्ट में ना आए, उसके सामने वह ना पड़े, जिससे वह अभियुक्त उसको डरा सके, धमका सके। ऐसा ना हो उसके साथ, वो अपनी बातों को खुल करके बता सके। और क्या देखें तो किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यदि कोई बालक मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए स्वयं आता है तो उसको किसी भी कारणवश पुलिस स्टेशन में रात्रि में रोका नहीं जाएगा। और अगर 5वें की बात करें तो पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है। यहाँ पर आप लोग धारा 23 में भी पढ़े होंगे। वहाँ पे मीडिया से बालकों को थोड़ा सा सेफ किया जा रहा है, जिससे उनका आइडेंटिटी ना क्लियर हो जाए। तो लेकिन तब कब तक? जब तक कोई विशेष न्यायालय यह निर्देशित कर दे, और वह कैसा होना चाहिए? जो बालक के हित में होना चाहिए। जब बालक के हित में रहेगा तभी कोई विशेष न्यायालय यह आदेश देगा कि मीडिया के थ्रू उसकी आइडेंटिटी दिखाई जाए। और जब तक वह ऑर्डर नहीं देता है तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा। और अब धारा 25 की बात करें तो मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। यदि बालक का कथन सीआरपीसी की धारा 164, ये हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में हमारी यह धारा 183 हो गई है। तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि अब हम लोगों को CRPC और BNSS दोनों पढ़ना है। तो हमारी ये 164 धारा 183 हो गई है। तो 183 में भी कथनों का अभिलेखन है। तो धारा 164 में अगर लिखा अभिलिखित किया जा रहा है तो वो चीजें स्वयं जैसा बालक ने कहा है, मतलब जो कथन जो शब्दों का प्रयोग किया गया है सेम वैसे ही शब्दों को उसमें लिखा जाएगा। उसको थोड़ा सा भी करेक्ट करके या अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, जैसा बालक ने बोला है वैसे ही लिखना है। और यहाँ पे भी देखिए सेम पिछले वाले सेक्शन की तरह बात कही गई है कि एक्यूज का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। और इसका सीधा सा मतलब है कि एक्यूज अगर वहां पर रहता है तो कोई भी बालक ओपनली कोई भी बात नहीं कह सकता है, वह उसको डरा सकता है, धमका सकता है। तो उन सब से बालक को बचाया गया है। और यहाँ पर देखिए अगर धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर यदि 173 में फाइल कर दी गई है कोई अंतिम रिपोर्ट और 173 और BNS की धारा है BNS की धारा CRPC की धारा 173 और BNS की धारा 193 में यदि अंतिम रिपोर्ट दे दी गई है तो धारा 207 के अधीन जो दस्तावेज देना है वह उसके माता पिता को या उसके बालक को दिया जाएगा। और ये धारा 207 CRPC की है और BNS की धारा 230 है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर आगे चलते हैं। 24 और 25 में बताया गया है अभिलेखन कैसे किया जाएगा। और इसमें कुछ थोड़ा अदर प्रोविजन एडिशनल प्रोविजंस दिए गए हैं अभिलेखन के ही रिगार्डिंग। तो 26 में बात किया जाए तो यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, मतलब ये 24 पे भी लागू होगा और 25 पे भी। तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। मतलब किसी भी बालक के सामने या तो उसके माता पिता बैठे हों या तो कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसके साथ बालक थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हो या जिस पर बालक को भरोसा हो। और जहां आवश्यक पड़े तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के कथन को अभिलिखित करते समय किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है। और तीसरे में है यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की जो ऐसी अर्हता रखता है, अनुभव रखता हो। सीधा सा कहने का मतलब है कि यदि कोई बालक मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो उससे संबंधित किसी विशेष शिक्षक को जो उसके लैंग्वेज को उस तरह के लैंग्वेज को समझता हो या कोई ऐसा इंसान जो उसकी बातों को रेगुलर उसकी हरकतों से परिचित हो, वो क्या एक्ट कर रहा है उस बातों से वो समझ सके। तो ऐसे जो भी एलिजिबिलिटी रखते हो तो उनको वो अपॉइंट कर सकता है अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो, यदि वह मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त होता है। और अगला देखें, जहां संभव है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए। तो कोशिश यही की जाती है कि बालक का स्टेटमेंट जो है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अभिलिखित किया जाए। और धारा 27 की बात करें तो बालक की चिकित्सीय परीक्षा, उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा CRPC की धारा 164A के अनुसार और BNS की धारा 184 के अनुसार की जाएगी। और ये क्यों होता है? रेप के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सा परीक्षा किसी महिला डॉक्टर के द्वारा की जाएगी।
मतलब कोशिश यही किया जाएगा कि यदि कोई विक्टिम हमारी कोई लेडी है, मतलब कोई लड़की बालिका है, तो कोशिश किया जाता है कि किसी महिला डॉक्टर से ही उसका एग्जामिनेशन कराया जाए। तो चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ही किया जाएगा जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो। तो किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं, यदि माता पिता हैं तो माता पिता के सामने या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिस पर बालक को भरोसा हो, उसके सामने ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यदि बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी की बात करें तो जहां उपधारा 3 में निर्दिष्ट बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा, मतलब जो उसका हेड होते हैं, उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी। मतलब वो कोई किसी एक वुमेन्स को इलेक्ट कर लेंगे कि आप उनके निर्देशन में आपका सारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन होगा। यदि माँ बाप रहते हैं तो माता पिता के सामने ही होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति रहे जिस पर उसको भरोसा रहे, उनके सामने होगा। अगर वो दोनों नहीं रहते हैं या इन केस कोई सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि वो नहीं रह पाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो वह कोई एक वुमेन को इलेक्ट कर लेंगे, उसके सामने ये सारी चीजें होंगी। तो चैप्टर 6 हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब इसके आगे देखिए चैप्टर 7 करेंगे हम लोग, विशेष न्यायालय। और प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।